नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड किया गया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि देदेशी के पास जो है वो 50, 20, 10 वाले कुल मिलाकर 25 नोट है जिनका मूल्य 590 बनता है। यदि 50 तथा 20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है तो 10 के नोटों की संख्या जो है कितनी है। तो माना 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 50 के नोटों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। 20 के नोटों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब 10 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 के नोटों की, तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है वो 25 है और 50 का 3x है और 20 का 5x है। तो ये आ जाएगा कितना, 25 माइनस 8x। क्या है, 25 माइनस 8x। अब प्रश्न में कह रहा है कि 50 का जो है वो क्या है 3x है, प्लस 20 का जो है वो 5x है, अब प्लस 10 के कितना है तो 25 माइनस 8x है। इतना नोट है और इस सभी नोटों का जो वैल्यू है कितना है 590 है, यानी तीनों के जोड़ के कितना है 590 रुपया है। बस यहाँ से x का मान निकाल देना है। यहाँ से करेंगे तो 170x प्लस 250 बराबर कितना होगा 590 हो जाएगा। x बराबर जो आएगा कितना, तो ये 340/170 आएगा, क्योंकि ये 250 इधर जाकर 590 से घट जाएगा 340 हो गया। तो ये आ गया x बराबर 2 आ गया। अब 10 के नोटों की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि x का वैल्यू जो आ गया है और 10 के नोटों की संख्या कितना है 25 माइनस 8x है, यानी 25 माइनस 8 गुना 2 16 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16 कितना हो गया 9 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 10 के नोटों की संख्या कितनी है, तो वह है 9। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 डिग्री ही होगा। अब इसका बराबर जो हो जाता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर 23 डिग्री हो जाएगा। क्या है 23 डिग्री, और ये भी है कॉस स्क्वायर 23 डिग्री है। तो दोनों अगर माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या है 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी -4/3 -1 -2/3 4.1/3 के दोनों मध्य पदों का योग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ -4/3 -1 -2/3 डॉट डॉट 4.1/3 दिया हुआ है। कह रहा है दोनों मध्य पदों का योग क्या हो जाएगा। तो यहाँ मध्य पद जो होता है क्या होता है योग a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे डॉट डॉट होगा। अगर हमको दो पदों का योग याद करना है तो यहाँ हो जाएगा a प्लस डी और ये हो जाएगा प्लस a प्लस 2d। ये दोनों निकाल के दोनों जोड़ना है, जहाँ पर भी मध्य पद आएगा उसको जोड़ना है। तो चलिए इसके अनुसार हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें d निकालना होगा। क्या है दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 4/3 क्या है माइनस में, ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पर tn बराबर फार्मूला एक होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या है ये फार्मूला है, जहाँ tn क्या होता है आखिरी जो है पद है, तो यहाँ आखिरी कौन है 4.1/3 है। a कितना है -4/3 है, और ये प्लस हो जाएगा n माइनस 1 और d कितना हमारा 1/3 है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा n मिलेगा। तो इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/3 प्लस 4/3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा n माइनस 1/3 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 17, n बराबर जो आ गया 18। हमारे पास तो n 18 आ गया, लेकिन ये क्या है सम संख्या है, सम संख्या है। तो मध्य पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो मध्य पद निकालने के लिए इसे n/2वां पद होगा या n/2 + 1 होगा। n/2 करेंगे तो ये 8वां पद आ रहा है और ये आ रहा है कितना 9वां। क्या है 9वां। अब दोनों को क्या है हमें जोड़ना है। तो 8वां को क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा। क्या है a प्लस 8d, अब प्लस a प्लस 9d हो जाएगा। अब मान रख दीजिए, अगर पहले इसे तोड़ के ही जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 17d हो जाएगा। 2 हो गया, a का मान -4/3 है, अब प्लस 17 और d के मान कितना है 1/3 है। क्या है 1/3 है। जब इसे कीजिएगा तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। क्या है 3 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा a 3 हो गया। यहाँ दो फार्मूला को यूज किया गया है,
एक तो हमारे पास फार्मूला ये है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, और दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो कौन हो जाएगा, तो ये वाला जो है 8वां और 9वां निकालने के लिए, क्योंकि ये सम संख्या आता है तो एन बाई 2 पद प्लस एन बाई 2 प्लस 1 पद, और ये प्लस क्या है 8d है, यहाँ 8d। इसी तरह ये अगर जाता आगे तो ए प्लस हो जाता 3d, ए प्लस 4d प्लस ए प्लस जो होता है 5d, इस तरह होगा। तो ये प्लस 8d और ए प्लस 9d को जोड़कर हमें लाना था। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगा। जो 16, 24 और 28 में से प्रत्येक में विभाजित हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है 16, 24 और 28 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 336 आएगा। क्या है 336 आएगा। अब 336 से भागा देंगे किस में, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कितना होता है 9 9 9, 4 गो 9 होता है। जब इसे भागा देंगे तो पहले 2 बार में लगाएंगे, ये 600 क्या होगा 72 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 2 7, एक और 9 उतर जाएगा। यहाँ पर 9 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3024 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 255 हो जाएगा। यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या होगा जो 29 बार में तो काटेंगे तब भी 255 शेष बच रहा है। तो ये 255 अगर घटा देंगे 9999 में तो वो हमारा सबसे बड़ी संख्या जो आएगा वो इन सब से डिविजिबल होगा 16, 24, 28 से, क्योंकि एलसीएम जो है 336 से, 336 से अगर डिविजिबल है तो इन तीनों से डिविजिबल है। तो आंसर हो जाएगा 9744। सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का जो है वो समय लगेगा। 60 व्यक्तियों द्वारा 60 जो है व्यक्तियों द्वारा क्या है 1/6 काम करने में लगा समय जो है समय कितना होगा, तो होगा 36/6 बराबर 6 दिन। क्या है 6 दिन। अब कह रहा है कि शेष काम कितना बचा, तो शेष काम जो हमारा बचा 1 में से 1/6 घट जाएगा, 5/6 बचा। अब श्रमिक कितना बचा, तो श्रमिक भी तो चला गया 1/4, तो 60 माइनस 15 चला गया, यानी 45 बच रहे हैं। अब सूत्र से लगा दीजिए m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2, यानी 60 गुना 36 बटा 1 काम बराबर हो जाएगा 45 गुना d2 बटा 5 है, क्योंकि 60 व्यक्ति कितने दिन में 36 दिन में काम करता है एक काम को। अब बच रहा है जो 5/6 काम बच रहा है, 45 गुना d2 बटा 5/6। जब इसे हल करिएगा तो 45 गुना d2 बराबर 5/6 गुना 60 गुना 36। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 दिन। क्या है 40 दिन। शेष काम को करने में 40 दिन लगा, और उसके बाद उससे पहले कितना लगा था, तो 6 दिन लगा था। टोटल हमारा कितना हो जाएगा 46 दिन। आंसर जो है ना वो 40 भी दिया रहता है। जल्दीबाजी में हम लोग प्रश्न को पूरा पढ़ नहीं पाते। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन लगा, तो हमारा 6 दिन तो ऑलरेडी इधर लग चुका था ना, और 40 दिन ये लगा, तो 40 6 46 दिन हो गया। अगला है भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया था, और इसका सही आंसर जो छठा को हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा शुरू हुआ था, और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। इसे 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी में संस्कृत समाचार का प्रसारण जो है सितंबर 1974 से शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी का। क्या है किस केंद्र शासित प्रदेश को, पुडुचेरी का। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो था वो 943 था। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है वो 243 था। अगर सबसे ज्यादा राज्य में की बात करें तो केरल में था। क्या है केरल में कितना था, तो 1084 था। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के तो 996 था, और आंध्र प्रदेश के जो था आंध्र प्रदेश का वो था 993। क्या है 993। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी के था कितना 1037 था। लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप के
तो लक्षद्वीप के था 946, और अंडमान निकोबार द्वीप के कितना था, तो वो था 876। तो ये याद रखिए, ये आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी न किसी रूप में। जब विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे खाली स्थान विधानमंडल कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा द्विसदनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करता है तो नाक क्या करता है, गंध का अनुभव करता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 9 के बी हो जाएगा। उस विकल्प के चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 10वां के क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि सुरेश की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, क्या है, सुरेश की ओर इशारा करते हुए, ये हो जाएगा सुरेश की ओर इशारा करते हुए, और ये जो है मैं हूं, इधर से इशारा करते हुए ये हम कह रहे हैं कि यह मेरी पत्नी का, माने मैं जो हूं यह मेरी पत्नी, यहाँ पर हो जाएगी पत्नी के बेटे, यानी पत्नी के, ये हो गया बेटे के भाई हो जाएगा, और भाई के क्या हो जाएगा, बेटी, क्या है, भाई की बेटी जो है वो क्या है, सुरेश है, क्या है, सुरेश है, सुरेश है। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि मेरा सुरेश से क्या संबंध है, यानी इनका जो है सुरेश से क्या संबंध है, मेरा सुरेश से क्या संबंध है। तो सुरेश के जो ये हो गए, क्या है, बेटी है ये, तो ये हो जाएगा पिता, और पिता के भाई चाचा, और चाचा के जो ये हुए दादी है, यानी ये दादाजी हो गए। तो पिता का पिता हो गए यानी दादा हो गए। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 15 प्रश्नवाचक चिन्ह, 27, 39, 55 और 75 है। तो यहाँ 15 से कितना जाएगा ये नहीं पता है, यहाँ से 27 से देखते हैं। 27 से जो है 39 गया है, वो +12 किया गया है। 39 से 55 किया गया है, +16 किया गया है, और 55 से 75 किया गया है, +20 किया गया है। तो 12, 4, 16, 4, 20 है, तो ये जो हो जाएगा क्या है, +8 होगा। यहाँ से कोई भी ब्रैकेट जो प्रश्न बचा है वहाँ से जाएगा तो 8 है, और ये फिर इससे पहले जो होगा वो 4 जाएगा, यानी 15 + 4 जो होगा 19 होगा, और 19 + 4 जो होगा वो 23 होगा। क्या होगा, 19 होगा, 19 प्लस नहीं, अब तो 8 हो जाएगा ना, 19 + 8 जो होगा ये 27 होगा, क्योंकि 4 के इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारा जो आएगा वो 19 वाला आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा होगा डी हो जाएगा, क्या है, 12 के डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो आइए देखते हैं कि इनमें कौन जो हो जाएगा। ओ से जो है एम गया है, ओ से एम गया है, -2 किया गया है, एम से के -2, के से आई -2, और आई से माइनस अगर 2 करेंगे तो हमारा जो हैगा जी होगा। चलिए, टी से एस गया है, ये -1 है, एस से आर गया है -1, आर से क्यू गया है -1, क्यू से -1 जो है वो क्या है, तो वो है पी हो जाएगा, यानी जी पी तो हमारा आ गया। तो अभी और एक आएगा तभी, या फिर लास्ट वाला भी देख सकते हैं, लेकिन तीसरा क्या होगा, एल से जे गया है, एल से जो है वो जे गया है, यहाँ पर -2 हो रहा है, जे से -2 करेंगे तो एच होगा, एच से -2 करेंगे तो एफ होगा, एफ से -2 करेंगे तो डी होगा, हमारा डी भी आ गया, यानी अभी भी 2 ऑप्शन में आ रहा है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। एन से जो है क्या गया है, एन से एम है, यानी -2 किया गया है, एम से क्या है, एल गया है, ये भी -2 किया गया है, एल से -2 जो है वो के गया है, के से -2 अगर होगा तो वो जे होगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता, इसका सही जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अभिनेता हास्य अभिनेता भी हो सकता है, अभिनेता राजनेता भी हो सकता है, राजनेता जो है वो अभिनेता भी हो सकता है, हास्य अभिनेता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन तीनों का इस तरह का संबंध, आंसर हो जाएगा बी। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 63 तत्व ज्ञात थे। कितने, 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और यह व्यवस्था एक आवर्त सारणी बन गया, और आधुनिक आवर्त सारणी को बढ़ते परमाणु क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक जो है प्रेडिक्टेबल में 118 तत्व है, जिसमें 94 प्राकृतिक है, जबकि 24 जो है वो कृत्रिम है, और टेक्नेटियम पहला मानव निर्मित जो है वो तत्व है। चलिए, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टेंडन या
कंडरा कहा जाता है। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। यह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम कहते हैं। और अस्थि से अस्थि स्नायु जो है वो लिगामेंट द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अस्थि से अस्थि, जबकि पेशियों के हड्डियों से जोड़ने को टेंडन या कंडरा कहते हैं। अगला है सापेक्षता के सिद्धांत के साथ खाली स्थान ने भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। सापेक्षता का जो सिद्धांत दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता के सम्मानित सिद्धांत का एक मूलभूत परिणाम ब्लैक होल का अस्तित्व भी है। नेक्स्ट है जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वंश नाम और जाति विशेषण। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक हैं, वो है वंश नाम और क्या है? जाति विशेषण। क्या है? जाति विशेषण है। द्विनाम पद्धति का विकास कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस ने किया था। प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से बनता है, जैसे वंश नाम और जाति। अगर मान ले कि मनुष्य का है तो होमो सेपियंस, जिसमें होमो वंश है और सेपियंस जो है वो जाति है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम से है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण है। ये बढ़ते क्रम में है, यानी इस तरह के जिला में सबसे ज्यादा गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद अवरक्त किरण, उसके बाद जो है वो माइक्रो तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का आवेश जो होता है वो शून्य होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से गमन करता है। माइक्रो तरंग को खोज हर्ट्ज ने किया था। अवरक्त जो है उसमें विकिरण है। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंटगन द्वारा किया गया था। और गामा किरण उच्च ऊर्जा एवं आवृत्ति की तरंग होती है। अगला है 20वां नंबर प्रश्न की एक्स जो है 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है। उसका लाभ क्या होगा? तो पहले तो 42,000 में खरीदा और प्लस 6,000 उसमें मरम्मत किया, तो उसका पूरा खर्चा जो हो गया वो कितना हो गया? 48,000। बेचा वो कितना में? तो बेचा वो 54,000 में। कितना? 54,000 में। तो उसे लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया 6,000। क्या है? 54,000 माइनस 48,000, 6,000। तो लाभ परसेंट बराबर कितना हो गया? तो लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना लेना है? 48,000 लेना है। तो ये कट गया, ये इससे करेंगे कितना हो गया? कितना? 12 कितना हो? ये हो गया कितना? 8 हो गया। तो ये भी हो गया 100 बटा 8 यानी 12 दशमलव कितना हो गया? 5%। आंसर हो गया ऑप्शन बी। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात करें। तो 6561 बराबर इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 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 3 आ जाएगा। कितने हो जाएगा? तो ये हमारे पास जो है 8 को कितना आ जाएगा है? तो इसे 3 तिया के 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 81 गुना 81 हो जाएगा। अब 6561 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा? 81 होगा। और 81 का वर्गमूल जो होगा वो 9 होगा। तो 81 अब भागा 9 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 9। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 9। क्या रहा है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके उस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो 6561 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? इसका जो वर्गमूल आया वो 81 आया, क्योंकि 81 गुना 81 हो जाता है 6561। अब इसका फिर से वर्गमूल निकालिए, मैंने 81 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना है? 9 है। और इस 9 को इस 81 से भागा दिया गया है तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, आंसर जो है वो इसी में छुपा हुआ था, बी हो जाएगा। बस एक उसे तोड़ना था 6561 के। नेक्स्ट है यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में जो है 45 किलोमीटर तय कर पाती। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती। 1 घंटे में बस कितने मिनट जो है वो रुकती है? तब बस का जो है सामान्य चाल कितना है? तो वो है 45 कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हुआ? तो 36 बटा 45 गुना 60 बराबर 48 मिनट। क्या है? 48 मिनट। तो वो रुका कितना देर? 12 मिनट रुका। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या है? सी।
यदि 2x प्लस 3 अनुपात 5x प्लस 4 बराबर जो है 3:4 के घन के बराबर है, तो x का वर्ग हमें ज्ञात करना होगा। कह रहा है कि 2x प्लस 3 बटा 5x प्लस 4 जो है वो है 3/4 के घन के बराबर। क्या है? घन के बराबर है, 3:4 के घन के बराबर है। यहाँ से हमें x निकालना है, तो निकालते हैं 2x प्लस 3 बटा 5x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 27/64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 128x प्लस 192 बराबर 135x प्लस 108। x बराबर जो यहाँ से सोल्व कीजिएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाए? 12 आ जाएगा, क्योंकि 7x बराबर 84, x बराबर 12। अब x स्क्वायर बराबर जो है वो हो जाएगा 12 गुना 12 बराबर 144, क्योंकि x का वर्ग ज्ञात करने का रहा है, तो 144 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न कि 30% और 10% के दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई वस्तु के जो है वो लागत मूल्य क्या होगा। तो चलिए, अगर अनुक्रमित छूट दिया गया है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 30 प्लस 10 माइनस 30 गुना 10 अब बटा 100। ये हो जाएगा कितना? 37% के बराबर हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य यहाँ दिया गया है कितना? 945 रुपया। तो लागत मूल्य जो हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 945 अब बटा 100 माइनस 37 गुना 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 945 गुना 100 अब बटा 63। आंसर हो जाएगा 1500। क्या है? 1500। आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर यही कहा गया कि विक्रय मूल्य 945 है और 37% की छूट देता है, तब आ जाता है कितना? 945। तो 100% हमें लागत जो लगा है वो देखना है, तो वो हो जाएगा कितना? 1500 है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए 2000 में। क्या है? 2000 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में पूरे देश में समान रूप से लागू है। जनसंख्या नीति 2000 को तत्कालिक लक्ष्य के अंतर्गत प्रजनन व शिशु के देखभाल को समुचित व्यवस्था तथा गर्भ निरोधक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी ढांचा बनाना जो है वो प्रमुख लक्ष्य है। जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2010 ईस्वी तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर पर लाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। भारत में पहली बार वर्ष 1975 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी, जिसमें 1981 ईस्वी में संशोधन किया गया था। प्रारंभ में परिवार नियोजन पर बल दिया गया, उसके बाद परिवार कल्याण की अवधारणा विकसित हुई थी। यानी पहला जो आया था जनसंख्या नीति वो 1975 में, संशोधन 81 में किया गया। दूसरी जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में आया। भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को खाली स्थान के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए शुष्क और गर्म हवा। मई जून तक वायु की दिशा एवं मार्ग में विशेष रूप से परिवर्तन होते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में अधिक तापमान के कारण स्थानीय रूप से बहुत ही शुष्क एवं उष्ण हवाएं चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जो है वो लू कहते हैं। जब कभी इन शुष्क एवं उष्ण हवाओं के साथ आर्द्र हवाएं मिलती है तो भीषण आंधी और तूफान जो है आते हैं। आर्द्र हवाएं मिलने से कभी कभी वर्षा भी हो जाती है और तापमान में कमी आती है। बंगाल में इन्हें काल बैसाखी भी कहते हैं। अगला है, भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी सेंट थॉमस को। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति जो है वो सेंट थॉमस को माना जाता है। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत सबसे पहले केरल के तटीय नगर जो है वो कंगन्नौर से हुई थी। ईसाई धर्म भगवान ईसा मसीह द्वारा स्थापित एक ईश्वरवादी धर्म है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। उनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो बाइबिल है। क्या है? बाइबिल है। चलिए, जब दर्पण की दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई जो है वो प्रश्न आकृति का सटीक जो है वो दर्पण प्रतिबिंब होगी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। इसका जो भी आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए, अब कथन एवं निष्कर्ष के देखते हैं। कुछ यू जो है वो क्या है? सी है, यानी ये यू है और यहाँ सी है। कोई जो है एल जो है, कोई एल जो है सी नहीं है, यानी कोई यहाँ पर एल है जो इन दोनों के बीच में नहीं है। कुछ एल यू है, गलत है। कुछ सी जो है वो एल नहीं है, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। कुछ सी एल नहीं है, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है।
नीचे दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। जब इसे खोलिएगा इस साइड में तो हमारा जो निकल कर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 31 का बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। 7 मित्र है जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर जो है मुख करके बैठे हुए हैं। तो पहले 7 मित्र है तो 4 ये हो गए, 5 6 और एक जो है ये 7 बैठने का कर देते हैं, मुख करके बैठे हैं केंद्र की ओर। डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। डी जो है बैठा हुआ है जी के दाईं ओर, यानी जी यहाँ पर हो जाएगा। सी और ई के ठीक, सी जो है सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा हुआ है। सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा हुआ है। मान लें कि अगर यहाँ पर सी बैठाते हैं, यहाँ पर ई बैठाते हैं, तो इसके बीच में जो है वो ए बैठा है। बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। बी जो है वो एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी अगर मान लिया कि बी यहाँ पर है तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। इस तरह तो हमारा पूरा आ गया, लेकिन आगे भी स्टेटमेंट से ही पता चलता कि कहाँ, क्योंकि एक दो जो है वो अंदाज में बैठाए हैं। जी और सी पड़ोसी नहीं है। जी और सी जो है वो पड़ोसी नहीं है, तो यानी एफ तर तो वो बैठते नहीं, यहाँ बैठ सकते थे ई के जगह पर। उसके बाद ई डी के आसन बैठा हुआ है। ई जो है वो डी के आसन है, तो जब डी यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर ई तो फिक्स हो जाएगा, आसन माने नजदीक होता है, तो यहाँ पर है, यानी सी का जो है यही स्थान मिलता। एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एफ के दाईं ओर तो ये जी बैठा हुआ है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 32 के सी होगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, यदि आप एक कुशल टंकक यानी टाइपिस्ट हैं तो हमारे पास निश्चित रूप से आपके लिए एक नौकरी है। निश्चित रूप से। निष्कर्ष, आप एक कुशल टंकक यानी टाइपिस्ट हैं, हमें एक कुशल टाइपिस्ट की आवश्यकता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये, क्योंकि उसे कुशल टाइपिस्ट की आवश्यकता है। आप हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता, ऐसा जो है वो कथन में नहीं कर रहा। अगर आप हैं तो हमारे पास जॉब है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो पालन कर रहा है। किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक परवलय होगा। क्या होगा, परवलय होगा, यानी पाराबोला होगा। यदि ट्रेन से गेंद को बाहर फेंका जाता है तो ट्रेन में खड़े व्यक्ति द्वारा इसका पथ जो है वो सरल रेखा दिखेगा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो देखेगा तो उसे एक परवलय नजर आएगा। नेक्स्ट है H1N1 इसके द्वारा होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विषाणु द्वारा। H1N1 विषाणु द्वारा होता है, इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू। क्या है, स्वाइन फ्लू होता है इसके द्वारा, H1N1 के द्वारा। इसमें तेज बुखार, शरीर में दर्द, बार बार उल्टी और दस्त होता है। बर्ड फ्लू भी एक नाम है। H5 जो है N1 वायरस से जो होता है वो होता है बर्ड फ्लू। क्या है, बर्ड फ्लू होता है। ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या होगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, यह संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में माध्यम से गमन करता है। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम ठोस में होती है और न्यूनतम जो है वो गैस में होती है। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति, आयाम कला, प्रबलता, तरत्व, गुणता का कोई अभाव नहीं पड़ता, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही जो है वो विकल्प को चुनिए। तो केचुआ जो है वो क्या है, अपरदकारी है। क्या है, अपरदकारी है। अनुक्रमण की अगर बात करें तो अग्रज जाति है, अग्रज जाति है। पारितंत्र सेवा की अगर बात करते हैं तो यह है परागकण। क्या है, परागकण। जनसंख्या वृद्धि जो है वो जन्म दर पे डिपेंड करता है। आंसर जो हो जाएगा हमारा 37 के ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि कौन से आनुवंशिक विकार है, इनमें से कौन से है जो आनुवंशिक विकार है। तो हीमोफीलिया आनुवंशिक है, सिकल सेल एनीमिया भी आनुवंशिक है, और थैलेसेमिया भी जो है आनुवंशिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का हमें व्यास ज्ञात करना है, यानी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, गोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर हो जाएगा किसका, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हो जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या है, आर स्क्वायर एच हो जाएगा। जब इसे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान रखिए 4
गुना 10 गुना 10 गुना 10 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये 3 3 नीचे वाला कट गया, आर स्क्वायर गुना 10 हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400, आर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अतः शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तथा शंकु के व्यास बेदुनी 40 सेंटीमीटर। यहाँ व्यास ही पूछ रहा है तो हो जाएगा सी 40 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कि शंकु का व्यास पूछ रहा है या त्रिज्या। एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त जो है वो मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय जो है 4050 बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय 3 कम हो जाता है। मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना था? तो यहाँ पर हो जाएगा 120 मुर्गियों का औसत व्यय जो है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी 120 गुना x प्लस 40 50 बराबर हो जाएगा 120 प्लस 140 क्या है 140 गुना x माइनस 3, यानी हो जाएगा 120 x प्लस 40 50 बराबर हो जाएगा 260 x माइनस 780 हो जाएगा। 140 x बराबर हो जाएगा 4830, x बराबर हो जाएगा 34.5, क्या है 34.5। तो मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना हो गया, तो 34.5 गुना 120 कर दीजिए, 4140 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 120 मुर्गी का जो है औसतन व्यय जो था ना वो x हम माने थे 120 गुना x है, अब प्लस 4050 जो है वो बढ़ जाता है तब जब 140 मुर्गियां को शामिल किया जाता है तब। 120 प्लस 140 जो है और प्रति मुर्गी औसत व्यय भी है जो 3 रुपया घट जाता है, यानी x में से 3 घट जाता है। इसी को बस इक्वेट करके x का मान निकालना था, और पहले जो मुर्गी था वो 120 था तो कर देंगे उसे गुना 34.120 हो जाएगा 4140। तो यही जो है हमारा आंसर आ गया 4140। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% तथा 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 हो जाती है। वह संख्या जो है वो क्या है? तो कह रहा है शुरुआत में कितना 10% किया गया तो 90/100 हो गया, उसके बाद 15% किया गया यानी 85/100 किया गया, उसके बाद 56% की कमी किया जाएगा डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 44/100 हो जाएगा। 44 कहाँ होगा, 100 में से 56 घटाकर तो ये आ जा रहा है कितना 20,196 आ रहा है, 20,196 आ रहा है। बस इसे सोल्व कर देना। x बराबर हमारे पास जो हो जाएगा 20,196 गुना 100/90 गुना 100/85 गुना 100/44, जब काट पीट कीजिएगा तो ये 60,000 के करीब आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। साधारण ब्याज की एक योजना जो है वो 7,000 की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज दर 20% वार्षिक है। यदि ब्याज से 1750 प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीनों के लिए जो है निवेश किया गया है? तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 होता है। 1750 बराबर 7,000 गुना समय तो हमें निकालना है, ब्याज दिया हुआ है 20 और ये है क्या है 100 दिया हुआ है, तो समय यहाँ से हमारा निकल जाएगा 1750 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 7,000 गुना 20, यानी 1.25 वर्ष आ गया, यानी 15 महीना आ गया, क्योंकि 0.25 वर्ष का मतलब 3 महीना होता है, तो ये 15 महीना जो है वो निवेश किया गया है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 5 व्यक्ति की औसत आय जो है वो 550 है, अन्य 15 व्यक्तियों की औसत आय 450 है, पूरे समूह का औसत आय कितना हो जाएगा? तो 550 गुना 5 प्लस 15 गुना 450 अब बटा हो जाएगा कितना 15 5 20 हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना था। 20 हो गया, ये 5 प्लस 15 तो ये हो गया 2750 प्लस 6750 अब बटा हो गया 20 बराबर 9500 बटा 20 बराबर 475। आंसर हमारा हो गया डी। क्या हो गया? डी हो गया। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किसके द्वारा $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिया गया है। 13 दिसंबर 2023 को एशियाई विकास बैंक ने भारतीय शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 मिलियन की ऋण को मंजूरी किया गया है। एडीबी की स्थापना कब हुआ है? एशियाई विकास बैंक की स्थापना तो ये हुआ है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी के। अब मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो ये फिलीपींस में है, फिलीपींस के मनीला में। क्या है? फिलीपींस के मनीला में है। गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत के साथ सहयोग कर रहा है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वियतनाम। क्या है? वियतनाम। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद एनएमएससी गुजरात के लोथल में विकसित किया जा रहा है। एनएमएससी विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनेगा। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात के द्वारका में शुरू किया गया है। अगला है कथन एवं धारणाएं का प्रश्न है। सोचा था कि हमारी माँ हमारे भोजन के बारे में बहुत सख्त हैं और हमारे लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती है, लेकिन वह हमें कभी कभी डोनट्स खाने देती है। डोनट्स खाने देती है। धारणा है डोनट्स स्वस्थ है, हमारी माँ द्वारा बनाया गया भोजन स्वस्थ है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ बी सही होगा, क्योंकि हमारी माँ द्वारा बनाया गया भोजन जो है स्वस्थ है। बी धारणा जो निहित है। डोनट स्वस्थ है या नहीं है ये नहीं मालूम, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग है? यहाँ जो है वो कितने वर्ग है इसे काउंट कर, 1 2 3 4 है और इधर जो है वो 1 2 3 4 है। तो कॉलम जो है 4 है, रो भी है 4 है। तो कॉलम, रो और कॉलम अगर बराबर हो तो वर्गों की जो कुल संख्या होती है 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना? बराबर 30 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से संगत है, एक असंगत है। कौन सी आकृति जो है वो असंगत है? तो हमारा ए जो है वो असंगत है। यहाँ पर देखिए कि चारों जो है ऊपर ही साइड है, जबकि इसमें 4 ऊपर 1 नीचे है। यहाँ पे 4 ऊपर 1 नीचे है। यहाँ पर जो है 1 ऊपर नीचे, मतलब इसमें चेंज है, लेकिन ए में जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, मिश्रण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। कथन है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एईएस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। कार्यवाही, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। दूसरा, डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो कार्यवाही में तो 2 जो है वो सही हो जा रहा है, यानी हमारे पास जो है कुछ हो या ना हो ये दूसरा जरूर पालन कर रहा है। और उठाना चाहिए या नहीं इसके बारे में कोई वर्णन है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत विकल्प का जो है यहाँ चयन करें। देखिए 671 को अगर 6 + 1 करेंगे तो ये 7 आ रहा है। 5 और 3 करेंगे तो ये 8 आ रहा है। 4 और 7 करेंगे तो ये हमारा नहीं आ रहा है। तो आंसर जो है ये गलत हो जा रहा है। असंगत जो हमें सी मिला। यहाँ भी करेंगे 5 और 2 तो ये 7 आ रहा है। तो हमारा जो है सी असंगत है। चलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। तो यहाँ पर जो है D4U है, G9R है और J160 है। क्या है? O है। यहाँ देखते हैं कि D से जो है वो G गया, D से G गया है, ये +3 किया गया है। क्या है? +3 किया गया है। और 4 से 9 गया है, +5 किया गया है, +5 किया गया है। और U से R गया है, -3 किया गया है। यहाँ भी देखते हैं क्या किया गया है। तो G से J गया है, ये +3 है। और 9 से 16 है। क्या है? 9 से 16 यानी +7 किया गया है। और फिर R से जो है वो O गया है, माइनस क्या किया गया है? 3 किया गया, -3 किया गया। यानी देख रहे हैं एक बार +3 फिर +5 -3, दूसरा बार में +3 +7 -3, अगला बार में +3। अब क्या हुआ? 2 इंक्रीमेंट है तो क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। जब इस तरह के करेंगे तो J से +3 करेंगे तो हमारा जो आएगा वो M आ जाएगा। क्या हो जाएगा? M आ जाएगा। और कितना है? 16 है। 16 से जो है +9 करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? 25 आ जाएगा। और उसके बाद O से +-3 करेंगे तो L आ जाएगा। आंसर हमारा होगा M25L। तो आंसर कौन सा है? डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गेंद जो एक मीनार के शिखर से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 12 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है। एक अन्य गेंद उसी बिंदु से नीचे की ओर उसी वेग से फेंकी जाती है जो जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचती है। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो अगर हम गेंद 1 की बात करते हैं तो T1 बराबर जो हो जाएगा वो 12 सेकंड हो जाएगा। और गेंद 2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा T2 बराबर जो है वो 4 सेकेंड हो जाएगा। फार्मूला जो है गति के नियम से होता है S बराबर ut प्लस हाफ GT² और एक होता है V बराबर U प्लस GT होता है। क्या? GT होता है। और दोनों वस्तुओं के लिए विस्थापन एवं अंतिम वेग एवं प्रारंभिक वेग बराबर तथा विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा S बराबर होगा V माइनस GT इंटू T प्लस हाफ GT² हो जाएगा। S
बराबर जो हो जाएगा वो वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। वी माइनस जी टी कहाँ से लाएं, तो ये हो गया कि वी माइनस जी टी बराबर क्या हो गया, यू हो गया। यही यू का मान जो है यहाँ पर रखें हैं, तो ये हमारा आ गया है। जब ये करेंगे अब जो होगा वो क्या होगा, तो ये होगा h बराबर वी टी प्लस एच बराबर 0, यानी हाफ जी टी स्क्वायर माइनस वी टी प्लस एच बराबर 0। ये द्विघात समीकरण जो है वो टी के रूप में आ गया है। यहाँ पर अल्फा का जो मान होता है वो टी1 के रूप में हो गया, और बीटा का जो मान होगा वो टी2 के रूप में हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा टी1 प्लस टी2 जो हो जाएगा वो वी बाई जी बाई 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 बराबर 2v बाई जी हो जाएगा। क्या है, 2v बाई जी हो जाएगा। यहाँ से v का जो है मान आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 80 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि 16 गुना 10/2 जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। 12 4 क्या है 16, और g का मान 10 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। अब मूलों का जो है वो गुणनफल क्या होता है, तो वो T1 इंटू T2 निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, T1 इंटू T2 बराबर हो जाएगा h बटा जी बाई 2, यानी h बाई 10/2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, यानी 12 इंटू 4, यानी 12 इंटू 4 बराबर जो हो जाएगा वो h बटा 5 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, तो h बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 12 गुना 4 गुना 5, यानी 240 मीटर हो जाएगा। 240 मीटर। तो आंसर जो है टावर की ऊंचाई कितनी आई, 240 आ गई। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्यों की समान स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 70 से 80 बीट प्रति मिनट। 70 से 80 बीट प्रति मिनट। जब किसी वस्तु का घनत्व D1 और D2 के दो अलग अलग तरल पदार्थों में तैराया जाता है, तो तरल सतह के ऊपर देखी गई वस्तु की लंबाई क्रमशः L1 L2 है, तो कौन सा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। जिस द्रव का घनत्व जितना अधिक होता है उस वस्तु की अधिक लंबाई द्रव के ऊपर रहेगा, यानी यदि D2 ग्रेटर देन D1 होगा तो वस्तु की अधिक लंबाई द्रव के ऊपर रहकर तैरेगा। तो यहाँ पर जो होगा D2 ग्रेटर देन D1, तो L2 जो है वो ग्रेटर देन जो होगा वो क्या होगा, L1 होगा। क्या है, L2 जो है ग्रेटर देन L1 होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी MCl2 होगा। क्या होगा, MCl। M की जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा 2 होगा। तो HPO4 की संयोजकता जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, H का हो जाता है +1, PO4 के हो जाता है -3 हो जाता है, यानी MCl। और ये जो हो जाएगा 2 1 ये इधर हो जाएगा और ये इधर चल जाता है, तो हमारा जो हो जाएगा वो MCl2 हो जाएगा। आंसर जो होगा सी। खाली स्थान पदार्थ का बाष्पीकरण हो जाता है। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर, यानी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आंसर जो हो जाएगा इसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर पदार्थ का बाष्पीकरण हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और वाष्पन में जिस निश्चित ताप की आवश्यकता होती है वह ताप क्वथनांक कहलाता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संख्या एक अभाज्य संख्या है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 983 जो है वो अभाज्य संख्या है, वह स्वयं के अलावा किसी और से ये विभाज्य नहीं होता है। 58 नंबर प्रश्न है डाटा इंटरप्रिटेशन के। देखते हैं कि 2016 से 2020 के दौरान NOM लिमिटेड के 3 सबसे अधिक बिकने वाले उत्पाद A, B और C की बिक्री को दर्शाती है। तालिका के अध्ययन करें। प्रश्न का उत्तर दें कि 2016 से 20 के दौरान बेचे गए उत्पाद C की अनुमानित औसत संख्या कितनी है। C की बात कर रहा है, तो यहाँ C को क्या है, सबको जोड़ देना है। इसको जोड़ दीजिए, और कितने हैं, तो ये 5 साल का है तो 5 से भागा दीजिए। जब जोड़ने पर 1791 आएगा, उसे 5 से भागा दीजिए, 358.2 आएगा, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा लगभग सी हो जाएगा। त्रिभुज ABC के तीनों कोनों के इसी क्रम में जो है वह अनुपात है 3 4 5 के अनुपात में है। क्या है, कोनों का 3 4 5 के अनुपात में। अगर मान लिया कि ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है, ये C है, ये A है, ये B है। अब कह रहा है कि यदि भुजा AB को x तक बढ़ाया गया, AB को x तक बढ़ाया जाता है तो बाह्य कोण जो बनता है CBX जो है उसका माप क्या होगा, इसका जो है माप क्या होगा। तो इसका जो माप होता है वो 3x + 5x के बराबर होता है।
जो हमारा इस वाला को छोड़कर ये जो बच रहा है, इन दोनों का जोड़ होता है यहाँ पर 3x प्लस 5x यानी 8x होगा। क्या है? 8x होगा। तो माना तीनों कोनों का क्रमशः जो होता है 3x 4x प्लस 5x है, 3x प्लस 4x प्लस 5x है। ये जो कितना डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 5 3 8 4 12x, 12x बराबर जो है 180 डिग्री। तो x का मान जो है वो 15 डिग्री आ गया। और यहाँ मान रख दीजिए 8 गुना 15 कर दीजिए, हो जाएगा 120 डिग्री। आंसर जो आ जाएगा कितना है? 120 डिग्री आ जाएगा, सी आ जाएगा। 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व जो है वो क्या था? 4 और 5 था। 3 वर्ष के पश्चात जो हो गया 5 हो गया, 6 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है। 1 यूनिट बराबर जो हो गया वो कितने से लगा? 5 का अंतर हो गया। 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर जो हो जाएगा कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष। अब पूछ रहा है कि प्रणव का, ये जो है वो प्रणव का था, ये था सुभाष का। अगर प्रणव की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो वर्तमान आयु हो जाएगा 25 प्लस 2 यानी 27 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 27, क्योंकि ये 5 यूनिट है तो 5 के 25 वर्ष हो गया। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं 5 यूनिट 25 वर्ष प्लस 2 और जुटेगा वो 27 वर्ष। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है। कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो संख्याओं का योग जो है वो 10 है और एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता, एक तो अगर 6 4 फेंका गया, 4 6 फेंका गया और 5 5 अगर फेंका जाएगा तभी 10 आ सकता है। तो एक बार करा कि 5 फेंकने का, तो एक यही जो आ रहा है 5 5 वो फेंका, यानी कुल संख्या जो आया, कुल संख्या वो कितना है? 3 बार है। और 5 आने की प्रायिकता कितना है? 1 है, क्योंकि एक ही बार ये आया है। तो 1/3 जो है इसका अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। किस संस्था ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। वर्तमान में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ जो है वो सुंदर पिचाई है। गूगल का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। किसने वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2024 को 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। भारत के इतिहास में पहला अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में पेश किया था। अंतरिम बजट को संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है, जिसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। इस बजट में किसी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों को विचार करें और निर्णय लेकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही? ये हमारा है कथन है। कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही उचित जवाब देने के लिए क्या है? वो पर्याप्त है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का। अभिषेक आशु का जो है वो भाई है। अगर अभिषेक जो है वो क्या है? आशु का भाई है, तो यहाँ हो जाएगा आशु, आशु के ये भाई है। क्या है? भाई है। उसके बाद कह रहा है जो जय का बेटा है, यानी आशु जो है वो जय का बेटा है। ये हो जाएगा जय हो जाएगा, जय का बेटा है। स्वाति ज्योति की बेटी है। यहाँ अगर मान ले कि ये ज्योति है और स्वाति जो है क्या है? वो बेटी है किसकी? स्वाति। ज्योति की बेटी जो है वो कौन है? स्वाति है। मालती आशु और ज्योति की माँ है। आशु और ज्योति की जो है वो कौन है? तो ये दोनों जो हो जाएगी बहन हो जाएगी। क्या है? बहन हो जाएगी। और इसकी जो माँ है वो कौन है? तो माँ है मालती। क्या है? मालती है। तो यानी ये दोनों जो है वो पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है कि अभिषेक का स्वाति से क्या संबंध है? अभिषेक का स्वाति से क्या संबंध है? यानी अभिषेक की जो है आशु बहन है, उसकी बहन ज्योति है और उसकी बेटी जो है स्वाति है। तो कह रहा है अभिषेक का स्वाति से, तो स्वाति से यानी स्वाति के जो है अभिषेक जो है वो माँ का भाई हो जाएंगे, यानी मामा हो जाएंगे। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 65 के डी। माँ की आयु पुत्री की आयु की चौगुनी है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाएगी। बताए कि उस समय माँ की आयु क्या होगी? तो माना कि पुत्री की जो है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी?
है, तो वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4x है। अब 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? पुत्री का जो हो जाएगा वो x प्लस 5 हो जाएगा। माँ का कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 4x प्लस 5 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कर रहा है 4x प्लस 5 बराबर होगा 3 गुना x प्लस 5 हो जाएगा। क्या है? 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाती है, यानी 3 गुना x प्लस 5 होगा। यहाँ से क्या है? x का मान निकालना होगा। ये आ जाएगा कितना? 10 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 10 वर्ष हो जाएगा। अब क्या है? 5 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगा 4x प्लस 5 है, यानी 4x का मान 10 आया प्लस 5 यानी 45 वर्ष। क्या है? 45 वर्ष। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समकोण की स्थिति होती है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 44 बार होती है। 12 घंटे के दौरान घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार समकोण बनाती है, क्योंकि दो स्थितियां 3 बजे व 9 बजे जो है उभयनिष्ठ है, इसलिए दिन भर में 44 बार ये सुइयां आपस में समकोण बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर। मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ। पहले उत्तर चलता हूँ कितना? 15 किलोमीटर। उसके बाद पूरब चलता हूँ 10 किलोमीटर, और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर मैं प्रारंभ स्थल में चलता हूँ। तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर क्या है? दक्षिण की ओर चलता है। तो कह रहा है कि मैं प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूरी पर हूँ? कितनी दूरी पर हूँ? तो 10 किलोमीटर दूरी पर है, और वो किधर है? पूरब दिशा में। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अगला है, यदि 7 जून 1995 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? तो हमें निकालना है कितना? 15 अगस्त 2008 का। तो 7 जून 2008 का कौन सा दिन था? मंगलवार था। मंगलवार। अब मंगलवार से क्या हो जाएगा कि ये 2008 में से ये घटा दीजिए 1995, और इसमें लीप ईयर कितना आ गया? 4 लीप ईयर आ गया, क्योंकि 2008 का भी काउंट हुआ है यहाँ पर। तो ये 4 लीप ईयर आ गया, और इसमें से जो है वो क्या करना है? 7 से भागा देना है। 7 से जब भागा देंगे तो ये हो जाएगा मंगलवार, और ये आ जाएगा कितना? +3 आ जाएगा। तो मंगलवार +3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। अब शुक्रवार तो हमारा आ गया है कब का? तो ये आ गया है 7 जून से लेके 7 जून 2008 तक। 7 जून 1995 से 7 जून जो है 2008 तक। अब जाना है मुझे 15 अगस्त तक जाना है। तो शुक्रवार तो ये एक आ गया। उसके बाद जून में जो बचा दिन उसको 7 से भागा देंगे तो 2 बचेगा। जुलाई का 3 बचता है, और अगस्त जो है वो 15 है, तो 15 से भागा देंगे 7 से, तो कितना? 7 दूनी 14, 1 बचता है, तो प्लस ये 1 जोड़ देंगे। तो शुक्रवार प्लस 3 2 5 1, 6 दिन और जुटेगा। तो शुक्रवार हो जाएगा, और प्लस 6 दिन ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या है? बृहस्पतिवार। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या चाहिए, क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर देखते हैं कि P से O गया है -1 किया है, O से N गया है -1, N से M गया है -1, M से -1 करेंगे तो L होगा। ठीक उसी तरह M से O गया है +2, O से Q गया है +2, Q से S गया है +2, और S से +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। क्या है? LU हो जाएगा। आंसर जो हमारा आएगा। अगला देखते हैं, T से S गया है ये -1, S से R गया है -1, R से Q गया -1, और Q से जो -1 करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा कौन सा? P आ जाएगा, यानी LUP। आंसर होगा B। क्या है? B। किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें जो है sp संकलित कार्बन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो C में होगा। C2H2 में जो है वो संकलित कार्बन है। एल्केन में जो होता है sp3 होता है, एल्कीन में sp2 होता है, और एल्काइन में जो है वो sp होता है। ये हो गया एल्केन, ये हो गया एल्कीन, और ये है एल्काइन। एल्काइन में जो है sp है, और sp पूछ रहा है तो एल्काइन जो है C2H2 जो है एसिटिलीन है। क्या है? ये है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। चलिए 72 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 2f पर, यानी 2f1 पे रखा जाना चाहिए। तो जो है वस्तु को कितना समान आकार का प्रतिबिंब हमें मिलेगा? आंसर हो जाएगा डी। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता खाली स्थान होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन से अधिक होती है। क्या है? जो है ऑक्सीजन से अधिक होती है। एन का जो होता है उसका मान होता है 7 होता है। यहाँ 1s2, 2s2 और 2p3।
अगर इसका कहा जाए तो स्पिन ये फुल है, ये भी इसका जो है घर इसका भरा हुआ है। अगर इसमें 3 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है, ये 1 है। ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए स्टेबल है कि अगर O के अगर 8 होता है तो ये तो 1s2 का जो है ये भरा हुआ है, 1s2, 2s2 का ये भी फुल है, लेकिन जो यहाँ पर है वो 2p4 है। तो कहा जाता है कि या तो स्टैक पूरा भरा हुआ हो या एक एक आधा हो, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू अगर कोई एक स्टैक में 2 स्पिन हो प्लस और माइनस। तो वहाँ पर हो जाएगा कि N2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है क्या है O2 के, यानी N जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किसके, वो ऑक्सीजन के। यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा होगा, डी हो जाएगा। 2 लेंसों की शक्तियाँ क्रमशः 6D एवं -4D है, तो दोनों लेंसों को संयुक्त करने पर शक्ति होगी क्या होगी। तो यहाँ P बराबर होता है P1 + P2 यानी 6D - 4D यानी हो जाएगा 2D आंसर। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव जो है वो 1 होता है। इसमें से कौन है जिसका ऑक्सीकरण सदैव 1 होता है, तो वो है ए, क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो होता है ऑक्सीकरण सदैव 1 होता है। किसी भी परिस्थिति में फ्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या बदलता नहीं है, यह सदैव जो है वो क्या होता है, -1 ही होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसलिए नहीं बदलता क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सर्वाधिक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये था RRB ALP CBT 1 एग्जाम का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।